मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, हम लोग अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ग्रुप 1 इंटरमीडिएट, और यह नया बैच परसों दैट इज़ 22 तारीख से स्टार्ट होगा। आज 20 तारीख है, 20 तारीख की ये अनाउंसमेंट है और परसों 22 तारीख से हम लोग ये बैच स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे ये जो बैच है, हमारी जो टीम है, टीम का नाम है डोमिनेटर्स। इस टीम के अंदर नकुल काथुरिया सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, अंकित ओबरॉय sir will be taking the subject of law, I will be taking the subject of tax, and then Sachin Gupta sir will be taking the subject of costing. ये बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 तारीख से। 22 तारीख से मेरा बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा रात को 8:30 बजे से रात को 10:30 बजे, जिसके अंदर आई विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का हमारा बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर हम लोग अपना जीएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है अनअकैडमी का, आई एडवाइस यू टू गो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आई एडवाइस यू टू गो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसमें मेरा कोड CA जोहर यूज़ करने पे आपको इंस्टेंट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आई विल लव टू सी यू ऑल इन लार्ज नंबर्स। और इसी प्रकार से अगर आप आइकॉनिक लेना का प्लान करते हैं तो आइकॉनिक में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 38,250 का। अगेन 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है एंड रिमेनिंग अमाउंट यू नीड टू पे। अगेन आप इसके लिए भी मेरा कोड CA जोहर यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड CA जोहर यूज़ करिए एंड यू कैन टेक द इंस्टेंट डिस्काउंट। और हम लोग यहाँ पे 22 तारीख से परसों रात से GST का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मैं आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। MCQs पार्ट नंबर 2 से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप आराम से कंफर्टेबली इसको देख सकें और इसको आप अटेम्प्ट कर सकें। बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV शुड बी। जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं जो GAV में से लेस होना है, दैट शुड बी पेड बाय द ओनर फ्रॉम द अमाउंट, और तब आप उसको लेस करेंगे अगर वो प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक ओनर ने पे किया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर एन SSC हैज मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। याद रखिएगा यहाँ पे मोर देन 2 हाउसेज लिखा हुआ है। अगर 2 से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो उसकी मर्जी पे कोई भी 2 मकान ऐसे होंगे जिनका GAV 0 माना जाएगा, और बाकी तीसरा या चौथा मकान जो भी होगा वो डीम्ड टू बी लेट आउट मान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर J owns the house property which has a fair rent of 1,50,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 1,20,000 रुपए, एक्चुअल रेंट है 130। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर फॉर पास्ट 7 years इज 140। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपके पास जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो तो नहीं है, लेकिन फेयर रेंट है 150 का, स्टैंडर्ड रेंट है 120 का। तो जब आप दोनों का लोअर लोगे तो 120 आ जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट वो कह रहा है 130, तो जब आप दोनों का हायर लोगे तो GAV आ जाएगा 130 का। फिर वो कहता है म्युनिसिपल टैक्सेस उसने 1,40,000 रुपए के पे किए हैं, पिछले 7 सालों का पैसा है ये, तो हमारे पास 10,000 का नेगेटिव अमाउंट आना चाहिए। सो माय आंसर विल बी 10,000 का नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 म्युनिसिपल टैक्सेस शैल नॉट इंक्लूड। म्युनिसिपल टैक्स में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? हाउस टैक्स इंक्लूड करते हैं, स्कैवेंजिंग टैक्स इंक्लूड करते हैं। स्कैवेंजिंग टैक्स इज बेसिकली जो गटर्स और जो नाले साफ करने के लिए चार्ज किया जाता है उसे बोलते हैं स्कैवेंजिंग टैक्स। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को हम लोग नहीं मानते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स को हम लोग नहीं मानते हैं एज अ म्युनिसिपल टैक्स, इसलिए लेस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द हाउस प्रॉपर्टी हुज फेयर रेंट इज 1,20,000 रुपए इज सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। एक ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जिसका फेयर रेंट 120 है, पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है। थ्रू आउट द ईयर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी आर 20,000 रुपए, इट्स एनएवी विल बी, सेल्फ ऑक्युपाइड है, इस वजह से एनएवी होगा 0। क्वेश्चन 6, कैन देयर बी अ नेगेटिव एनएवी, क्या एनएवी कभी नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस, एनएवी नेगेटिव हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया, जब टैक्सेस का पैसा आपके जीएवी से ज्यादा हो तो वो नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर जे गिव्स यू द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट जीएवी एंड एनएवी। आपको डाटा दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। 12 और 14 का हायर इज 14, 14 और 13 का लोअर इज 13। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 15, तो 13 और 15 का हायर इज 15, तो हमारे पास जीएवी आ जाता है 15,000 के हिसाब से 1,80,000। एग्जामिनर कहता है टैक्सेस पेड है 20,000, 20%, तो 12,000 इंटू 12 इज 144, 144 का 20% कैलकुलेट किया मैंने, 28,800 का म्युनिसिपल टैक्स है, लेस करने के बाद एनएवी आ जाएगा, कितना आएगा 180 माइनस 28,800 इज 151,200, 151,200। तो 151,200 जो है वो हमारे पास यहाँ पे एनएवी आ जाएगा, तो माय आंसर शुड बी ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मिस्टर जे इज ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज लेट आउट एट द रेंट ऑफ 20,000 रुपए, म्युनिसिपल वैल्यू 15,000, फेयर रेंट 21,000। तो 15 और 21 का हार है 21, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 18, 21 और 18 का लोअर है 18। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 50,000 रुपए, प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 months। तो याद रखिएगा 18,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 18,000 इंटू 12, 2,16,000 रुपए इज द एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड रेंट है 2,16,000। एग्जामिनर कहता है कि उसका जो म्युनिसिपल वो रेंट है वो है 20,000 रुपए, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो रेंट है 2 लाख। मान लीजिए अगर ये वैकेंसी ना होता तो ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता, तो इसका मतलब मेरा जो जीएवी बनेगा वो 2 लाख बनेगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो दिए हुए हैं वो 50,000 रुपए हैं, तो मैं 50,000 यहां पे लेस करूंगा, तो मेरे पास एनएवी का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,50,000। सो माय आंसर शुड बी, अच्छा उसके बाद वो कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालो, तो 30% और लेस करूंगा मैं तो 1,50,000 का 30% और अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा फिर बाकी का बचा हुआ कितना पैसा, 150 का 30% लेस करने के बाद, 150 का 30% लेस करने के बाद आएगा 1,05,000। तो मेरा आंसर है जीएवी का 2 लाख, एनएवी का 1,05,000 और हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1,05,000। तो माय आंसर इज ए। सारी कैलकुलेशंस के बाद करके देखिएगा, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट इज नेगेटिव देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 24। बिल्कुल, अगर आपका एनएवी नेगेटिव है तो 24A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 24B का डिडक्शन तो फिर भी मिलेगा। तो आंसर इज 9th का सी। 10th, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, म्युनिसिपल टैक्सेस कहां से लेस होते हैं? जीएवी में से लेस होते हैं। 11th, द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी जो है वो है एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11। 12, म्युनिसिपल टैक्सेस आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम, टैक्सेस कहां से लेस करने हैं? टैक्सेस आप हमेशा जीएवी में से लेस करते हैं। वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट एप्लीकेबल, जीएवी विल बी हायर ऑफ। अगर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है तो जीएवी जो होगा वो 3 चीजों का हायर हो जाएगा।
म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, तीनों में से जो सबसे हाई होगा, सबसे बड़ा होगा, दैट विल बिकम एज GAV. So my answer is C. 14th, Mr. J is owner of the flat which has a municipal value of 45,000, fair rent is 50,000, standard rent is 48,000. Actual rent is 44,000 rupees for 11 months. There is a vacancy of 1 month. Calculate GAV. बहुत आसान है. 45 और 50 का हायर इज 50, 50 एंड 48 का लोअर इज 48. वैकेंसी आपको दिया हुआ है 44 का. अगर ये वैकेंसी ना होती तो मेरा अमाउंट हो जाता 48 का. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से कम है. अगर वैकेंसी ना होता तो मेरा भी 48 होता. तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो आप एक्चुअल रेंट को ही लेते हो एज GAV. तो 44 इज GAV. 15th, द म्युनिसिपल वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी इज 120. 1,20,000 रुपए का आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, वेयर एज द एनुअल रेंट रिसीव्ड इज 150. Municipal taxes on the house property are 20,000 rupees, out of which 15,000 rupees have been paid during the year. NAV in this case will be, तो भाई 1,50,000 और 1,50,000 में से 15,000 के टैक्सेस लेस कर देंगे तो आंसर शुड बी 135. तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. 135 इज द आंसर. 16th, Mr. J is the owner of the house property covered under Rent Control Act. Municipal value 30, actual rent 25, fair rent 36, standard rent 28. GAV will be, आसानी से हो जाएगा. म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 30, फेयर रेंट दिया हुआ है 36. 36 और 30 का हायर इज 36. स्टैंडर्ड रेंट है 28. 36 और 28 का लोअर इज 28 और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 25. तो मेरे ख्याल से GAV मेरे पास 28,000 रुपीज आना चाहिए. यस. Question number 7. Mr. J owns a house property at Delhi which he wants to give it on rent. He seeks your help to determine the expected rent when the monthly municipal valuation is 20, fair rent is 25, तो दोनों का हार is 25, standard rent is 22, तो 20 और 25 का हार is 25, 25 और 22 का लोअर is 22,000 rupees. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट 22,000 रुपीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. मिस्टर जे इज ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज लेट आउट एट द रेंट ऑफ 20,000 रुपए पर मंथ. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस इज 15,000 रुपए, फेयर रेंट इज 21,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट इज 18,000 रुपए, टैक्सेस पेड आर 5,000 रुपए. कैलकुलेट NAV. आओ जरा स्टार्ट करें. बड़ा मकान है, 20,000 रुपए किराए पे दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू है 15. 15 और 21 का हायर है 21. 21 और 18 का लोअर है 18. 18 और एक्चुअल रेंट है 20, तो 20,000 हो गया. तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 2,40,000. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया हुआ है 5,000, तो हमारे पास आ जाएगा 2,35,000. मेरा आंसर है का C 2,35,000. D 2,35,000 रुपए. 19th, Mr. J is owner of a big house which is let out at the rent of 20,000 रुपए per month. Municipal valuation is 15,000, fair rent is 21,000, standard rent is 18,000. Municipal taxes paid are 5,000. Calculate NAV assuming that it was vacant for the period of 2 months. 2 महीने के लिए वैकेंसी है. तो कैलकुलेशन करते हैं. 15 और 21 का हार 21, 21 और 18 का लोअर इज 18. तो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 2,16,000. ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है. जो आपका ये प्रॉपर्टी लेट आउट है वो 10 महीने के लिए लेट आउट है, तो जो रेंट आ रहा है वो है 2 लाख. मान लीजिए अगर ये वेकेंट ना होता तो 2,20,000 पे हो जाता, बढ़ जाता. तो माय GAV नाउ विल बी 2 लाख. GAV विल बी 2 लाख. टैक्सेस का अमाउंट दिया हुआ है
हाँ जी, 5,000 का टैक्सेस का अमाउंट दिया हुआ है, तो मेरे पास NAV जो आएगा वो आएगा 195 का। तो 195, 19th का आंसर इज ए। 20th पे आ रहे हैं, मिस्टर जे इज ओनर ऑफ बिग हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। लो जी, कहानी यहीं पे खत्म हो गई। मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है पूरे साल के लिए, और एग्जामिनर कह रहा है आप उसका NAV कैलकुलेट कर दीजिए। अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका NAV कितना होगा? NAV होगा उसका 0। 21, एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज ओनर ऑफ बिग हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द फुल ईयर। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 15,000 पर मंथ, फेयर रेंट इज 21,000 रुपए पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट इज 18,000 पर मंथ। पूरे मकान पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैलकुलेट NAV ऑफ द अबव हाउस। अबव हाउस का NAV विल बी 0, जो कि डाटा गिवन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मिस्टर जे इज ओनर द हाउस विच हैज 2 फ्लोर्स। तो एक मकान है, 2 फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट 40,000 रुपए पर मंथ। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 2 फ्लोर हो गए, 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लेट आउट है। तो हमारे पास रेंट 40,000 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 4,80,000, और यही हमारा GAV बन जाएगा। फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका 0 हो जाएगा। एग्जामिनर कहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द फुल हाउस आर 80,000 रुपीज। तो म्युनिसिपल टैक्स का आधा 40,000 पे यहां पे लेस कर देना, आधा यहां पे लेस हो जाएगा, जो कि 0 रहेगा। हमारे पास आ जाएगा यहां पे NAV का पैसा 4,40,000, यहां पे आ जाएगा 0। 24A में 30% दिया हुआ है, 4,40,000 का 30%, 132, यहां पे आएगा 0। और इंटरेस्ट दिया हुआ है 45,000 रुपीज का, तो इंटरेस्ट का आधा आधा कर देंगे। 45,000 रुपीज का आधा करूंगा मैं, तो आएगा 22,500। यहां पे भी आ जाएगा 22,500। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो लेट आउट के केस में आएगा हमारे पास 4,40,000 का 30%, 132 माइनस किया, माइनस 22,500, तो 285,500, और उसमें से 22,500 का जो लॉस है वो सेटअप किया। तो इसको सेटअप करने के बाद आपके पास आता है 263,000। तो माय आंसर फॉर 22 विल बी ए, 2,63,000 रुपीज। तो ऐसे करके आपने पार्ट 2 का MCQ सारे कंप्लीट कर लिए। चलो आगे बढ़ चलो, पार्ट 3 पे आ जाओ। जल्दी जल्दी से पार्ट 3 भी करेंगे हम लोग। ये पार्ट नंबर 3 जो है ये आपको दिया हुआ है ऑन पेज नंबर, ये है पेज नंबर 304। आ जाओ जल्दी से, पेज नंबर 304 पे आ जाओ। किताबें खोल लीजिए, किताबों में पेज नंबर 304 पे आ रही है, एंड पार्ट नंबर 3 का MCQs हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन मैं स्क्रीन से हट गया ताकि आप आराम से इनको देख सके। क्वेश्चन नंबर 1, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, जो 24A है वो आपका डिडक्शन हमेशा होता है विच इज 30% ऑफ NAV, ऑलवेज 30% ऑफ NAV, ऑलवेज 30% ऑफ NAV। नेक्स्ट, interest on borrowed capital which is accrued up to the end of the year prior to the year of completion of construction। तो बेसिकली वो यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को आप हमेशा 5 सालों में इक्वल बेसिस पे, 5 सालों में इक्वल बेसिस पे आप उसे अमोर्टाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the ceiling limit of deduction under section 24B in respect of interest on loan taken for the year for the self-occupied property will be। मेरे बच्चे याद रखिएगा, रिपेयर्स की बात हो रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। रिपेयर्स के केस में तो आप हमेशा 30,000 के लिमिट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज। 24A में हमेशा 30% ऑफ NAV होगा। 24B में, 24A में 30%। क्वेश्चन नंबर 5, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इज कवर्ड अंडर।
इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B में मिलता है। पॉइंट नंबर सी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन 6, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन एग्रीगेट ऑफ 2 हाउसेज विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड शैल बी। मैंने आपको आज की क्लास में करवाया था, 2 या 2 से ज्यादा मकान अगर आपके सेल्फ ऑक्युपाइड हैं तो डीम्ड टू बी लेट आउट का केस आएगा, और साथ साथ में 2 मकानों का एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है एनी पर्सन हु हैज टेकन लोन बिफोर अप्रैल 1999 फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, बात यहीं पे खत्म हो गई। बिफोर अप्रैल 99 लिमिट आएगी 30,000 रुपीज की। क्वेश्चन नंबर 8, एनी पर्सन हु हैज टेकन लोन बिफोर अप्रैल 1999 फॉर रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगेन 30,000 की लिमिट। अप्रैल 99 से पहले तो हमेशा 30,000 है। 9th, मिस्टर जे हैड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपए एट 12% पर एनम on 1st of April 2016 for the construction of the house which got completed on 2nd April 2020. The amount of loan is still unpaid. What is the deduction for the amount of interest in case the property is let out? अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपकी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। देयर विल बी नो लिमिट एप्लीकेबल। 2 लाख या 30,000 रुपए वाली लिमिट नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, अब आप कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लें। अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 2020 आएगा। 31 मार्च 2020 हमारे पास ये हो गए कितने साल? 4 साल। 4 साल का मतलब हो गया 48 महीने। 5 लाख का 12% 48 महीने को 5 से अमोर्टाइज कर दीजिए तो कितना रहेगा? 5 लाख का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 48, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 48,000 पे आ रहेगा। लोन का पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ, इस वजह से 5 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 60,000 पे इस साल का आ रहेगा। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 48 जमा 60 तो टोटल आ जाएगा 1,08,000 पे। तो आंसर इज 1,08,000 पे। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर जे बोरोड 5 लाख रुपए एट 12% पर एनम ऑन 1st of April 16 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच गॉट कंप्लीटेड ऑन 2nd अप्रैल 2020। अगर आप ध्यान दें तो 9th और 10th बिल्कुल सेम चल रहा है। फर्क है 9th में प्रॉपर्टी लेट आउट था और 10th में प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं रखा मैंने। और इसी वजह से यहां पे भी जो डिडक्शन आएगा वो 1,08,000 रुपए का आएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया आपको। 11th, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया is deductible while calculating income from house property if the conditions given under section number 25, अगर कंडीशन 25 की सेटिस्फाई हो जाती है तब आप उसको लेस करेंगे। और वो कंडीशन थी टीडीएस वाली। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर जे टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर 10 लाख रुपीज ऑन 1 नवंबर 2017 एट 8% पर एनम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गॉट कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 2021। कंप्यूट द इंटरेस्ट विच इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। मेरे बेटा यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा। ध्यान से कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है मार्च 21 में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है मार्च 21 में। तो आपने यहां पे जब कैलकुलेशंस करनी है तो आपकी कैलकुलेशन होगी 1 नवंबर 17 से लेके 31 मार्च 2020 की। तो ये कितने महीने हो जाएंगे काउंट करके कीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने और 24, 5 + 24 इज इक्वल टू 29 मंथ्स। तो आप 29 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे। 10 लाख का 8%
29 मंथ्स का टू बी डिवाइडेड बाय 5, आपके पास अमाउंट आएगा 10 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 38667 38667। और उसके बाद आपको दिया हुआ है करंट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 10 लाख का 8% इज इक्वल टू 80,000। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे 38667 प्लस 80,000 तो ये अमाउंट आएगा 11,8667। क्वेश्चन नंबर 12 का अमाउंट आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर जे टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 लाख रुपए ऑन 1st of January 2017 at 12% for the construction house which is self-occupied. The construction got completed in January 21 and the full amount of was paid back in January 20. मेरे बेटा ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लास में करवाया था। दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड इन द क्लास फ्यू मोमेंट्स अगो, या थोड़ी देर पहले जो हमने किया था। स्टिल मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूं। जो हमारा यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा जनवरी 2017 में और खत्म होगा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, दैट इज जनवरी 2020 में। तो ये हमारे पास कितने महीने हो गए? ये हमारे पास बनते हैं, काउंट कीजिएगा, 2017, 18, 19, 3 साल के 36 महीने और जनवरी 20, तो दैट मीन्स हो गया ये हमारे पास टोटल 37 मंथ्स। अब 37 मंथ्स की कैलकुलेशन करें। 1 लाख का 12% 37 मंथ्स के लिए टू बी डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 1 लाख का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है 7400 रुपीज। और करंट ईयर जो है 2020-21 का वो है 0, तो 7400 प्लस 0 इज इक्वल टू 7400। माय आंसर इज 7400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14, if an SSC has borrowed money for purchase of a house and interest is payable outside India, then such interest shall 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अगर सेक्शन 25 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और वो कंडीशंस क्या है? डिडक्शन मिलेगा अगर टैक्स का टीडीएस काटा गया है, अगर टीडीएस काटा गया है और साथ साथ में वो टीडीएस का पैसा आगे भारत सरकार के पास जमा भी करवा दिया गया है। दोनों कंडीशन हो, टीडीएस काटा जाए, टीडीएस का पैसा सरकार के पास जमा करवा जाए तो डिडक्शन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज ओनर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो जीएबी 0 हो गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा जीएबी 0, म्युनिसिपल टैक्स 0, एनएवी 0, 24A भी 0, 24B में जो भी इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन आएगा और आंसर आ जाएगा। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है द फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, टैक्सेस दिया हुआ है। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन December 12 विद अ लोन ऑफ 12 लाख रुपए फ्रॉम SBI टेकन इन द मंथ ऑफ November 11। During the year, he has paid back 2,30,000 rupees, which includes 1,68,000 rupees as the amount of interest. तो 168 का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब मैं जब यहां पे 168 लेस करूंगा तो मेरे हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी 168 का नेगेटिव। और यही बात एग्जामिनर ने पूछा है, तो माय आंसर इज लॉस ऑफ 168। क्वेश्चन नंबर 16, Mr. J owns 2 house properties. The first house property is used half for running of his business and other half is let out at the rent of 40,000 रुपए per month. तो 4,80,000 रुपए आ गया। The second house property is wholly used for the residence by Mr. J, तो उसका 0 आ गया। Municipal value of the 2 property was 720 each and the municipal tax is paid at 10%. तो 720 7,20,000 का 10% आया 72,000 और उसका भी आधा कर दीजिएगा क्योंकि आधा मकान लेट आउट है 36,
तो 480 माइनस 36 इज 480 माइनस 36 इज 480 माइनस 36 इज 444। 24A का अमाउंट लेस कर दीजिए, 24A का अमाउंट लेस कर दीजिए। यहां पे 24A लेस कर दीजिएगा, 24B लेस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंज होगा। इंटरेस्ट का कोई डाटा दिया हुआ है क्या? मैं पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट का कोई डाटा तो नहीं है। इंटरेस्ट का कोई डाटा तो यहाँ पे शायद गिवन नहीं है। तो ये वाला अमाउंट जो आपके पास आएगा 30% लेस करने के बाद ये आएगा 3,10,800। तो माय आंसर इज बी, 3,10,800। 30% लेस कर देना, 4,44,000 का 30% लेस करने के बाद आएगा 3,10,800। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 को भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये सब कुछ, ये वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 में, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आंसर होगा 156,800। इसको प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे से प्लीज पूछिए। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज के लिए है, और क्योंकि वो रेसिडेंशियल यूज के लिए है क्वेश्चन नंबर 18 में, इस वजह से जो मैक्सिमम एलिजिबल डिडक्शन होगा वो 2 लाख रुपए का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आप अगेन इसको ट्राई कीजिएगा। आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि अप्रैल 16 में लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है मार्च 20 में, तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 19, दैट इज 36 मंथ्स के लिए आपने कैलकुलेशन करना है। 5 लाख का 12% आप कैलकुलेशन करेंगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 36 मंथ्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और फिर आप उसको 5 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख का 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 36,000 पे। तो 36,000 पे आ गया प्री कंस्ट्रक्शन का, और करंट ईयर का 5 लाख का 12% आ जाएगा, जो कि होगा 60,000। 60 प्लस 36 इज इक्वल टू 96,000। तो 19 का आंसर है बी। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका आराम से हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेता हूं मैं एक बार आपके लिए। Mr. J is owner of the house property which is let out at a rent of 60,000 rupees. J Limited had paid the municipal taxes of 80 and took a loan from bank in Australia for purchasing the house. It has paid interest of 120. Calculate the house property income if Mr. J has not done TDS on such an interest and neither bank has paid any tax on this amount. तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आराम से आप कैलकुलेशन कर लोगे। जो आपको रेंट दिया हुआ है वो रेंट आपको दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपीज का। तो 60,000 रुपीज का रेंट है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर आप करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 720 आ जाएगा। इस 720 में से आप माइनस कर दीजिएगा म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किए हैं। कितने हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, 80,000 के। तो 80,000 के वो लेस कर दीजिएगा, 30% और लेस कर दीजिएगा। तो अगर मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर दूं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 720 माइनस 80 इज 640। 640 का 30% भी अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बाकी का 70% है वो है 448। तो 448 इज द आंसर। द लास्ट वन, J Limited is owner of the house property which is let out at the rent of 60,000 रुपए per month. J Limited has paid municipal taxes of 80,000, मतलब सेम क्वेश्चन है। और एग्जामिनर कह रहा है कि कैलकुलेशन करो कि अगर उसने टीडीएस काटा है और टीडीएस काटने के बाद सरकार के पास जमा करवा दिया है, तो जो 448 था पिछले क्वेश्चन में, उसमें से आप इंटरेस्ट का पैसा 120 का और लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा जी, 328 आ जाएगा। तो माय आंसर विल बी 328, दैट इज बी इज द आंसर।
पार्ट 4 पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट 4 के भी एमसीक्यूज फटाफट करवा देता हूं मैं आपको, फिर पार्ट 5 के भी थोड़े से एमसीक्यूज हैं वो भी करवा के क्लास को वाइंड अप कर दूंगा मैं। एमसीक्यूज पार्ट नंबर 4 के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आसान से हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। एग्जाम में कहता है द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट फॉर डिटरमिनिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अनरियलाइज्ड रेंट को हम लोग हमेशा लेस करते हैं फ्रॉम एक्चुअल रेंट। नेक्स्ट, मिस्टर जे रिसीव 30,000 रुपीज एज एरियर ऑफ रेंट। अगर आपको 30,000 मिल रहा है तो 30,000 का 70% टैक्सेबल होगा। 3 7 21, आंसर इज 21,000। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जे हैज रिसीव्ड 90,000 रुपीज इन May 2020 टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट which was deducted this is this during this legal expenses 20,000 पे दिए हुए हैं जो कि irrelevant है। तो 90,000 का 70% is 9 7 63। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जे एंड मिस्टर एस आर co-owners of the self-occupied property and they own 50% share each. The interest paid by each co-owner during the year on the loan is acquisition of property during the year is 2005 is 2,05,000 रुपए। तो अगर आप ईच 2,05,000 कर रहे हैं तो डिडक्शन जो मिलेगा अंडर सेक्शन 24B वो होगा 2 लाख रुपए का डिडक्शन। ईच होगा, ये 2 लाख रुपए ईच आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 2 लाख रुपए ईच। नेक्स्ट, the treatment of unrealized rent is given under section explanation to section 23 subsection 1. Sixth, Mr. J was allowed deduction of unrealized rent to the extent of 40,000 rupees in the past when the unrealized rent was also 40,000 rupees. He is able to recover from tenant 35,000 rupees as full and final settlement. तो जो 35,000 rupees की रिकवरी है, आप 35,000 रुपीज का 70% टैक्सेबल कर देंगे तो 24,500 आएगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड देन इट्स टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 25A। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इज 25A। 8th, अनरियलाइज्ड रेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम। अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन आपको हमेशा एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन में मिलता है। Question number 9. The deduction of unrealized rent is given if certain conditions are satisfied and these conditions are given under rule number 4. Conditions rule number 4 में है। In case the property is owned by the co-owner and it is let out, income from such property shall be। याद रखिएगा co-owners के लिए सेक्शन नंबर 26 लगेगा और co-ownership के केस में आप ये मानेंगे कि एक सिंगल व्यक्ति ओनर है और उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आप टोटल को बाइफरकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द को ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को ओनर्स एंड इट इज लेट आउट दैट इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड। कैसे कंप्यूट करेंगे? आप ये मानते हुए कि एक सिंगल ओनर है, कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, Mr. J has let out the property at 20,000 per month during the year. The municipal tax on let out property was enhanced retrospectively and hence she paid 60,000 as municipal tax which includes area of municipal taxes of 45,000। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 इंटू 12 इज 2,40,000 और म्युनिसिपल टैक्सेस का 60,000 रुपये इसने पे कर दिया तो आपका NAV का अमाउंट आ जाएगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 240 माइनस 60 इज 180 आ जाएगा और इस 180 में से 24A का आप डिडक्शन और लेस कर दीजिएगा 30% जो कि है 54,000 तो माइनस कर देंगे तो ये आप आएगा 1,26,000 रुपये। तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन है वो आप कर लीजिएगा। जब आप पेज नंबर 315 पे जाएंगे
पेज नंबर 315 पे जब आप जाएंगे 15 होगा यहाँ, पेज नंबर 315 ये दिया हुआ है जी, पेज नंबर 315। पेज नंबर 315 पे आपको नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है, व्हेन इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यहां पे आपका पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शैल बी टेकन टू बी निल। ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को कट ऑफ कर दीजिएगा और 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो आप ये छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एग्जामिनर दैट द कॉम्पोजिट रेंट ऑफ लेटर्ड हाउस इज टैक्सेबल एज। जो कॉम्पोजिट रेंट है ये टैक्सेबल होगा या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जो कि डिपेंड करेगा बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, when a share of each co-owner of the house property is not definite या defined, the income from such property shall be। मेरे बेटा अगर co-owner का शेयर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका एक तरीका तो ये है कि आप इक्वली कर दें, तो इक्वली का आंसर भी आ सकता है। और दूसरा हमारे पास यहां पर तरीका ये है कि जो अक्सर सरकार करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है कि वो उसकी असेसमेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर देते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर मार्क करना चाहो तो आप कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप पॉइंट नंबर सी को मार्क कीजिएगा, दैट इज इट विल बी टैक्सेबल एज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है GGC Limited constructed staff quarters and has let out the same during the year. Its rent received is 7,50,000 रुपए by way of rent from the employee during the year. The rental received is taxable as। देखो अगर तो ये स्टाफ क्वार्टर्स बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए है फिर तो रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, इस वजह से रेंटल इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल करिए। अगर आप अज्यूम करते हैं कि इट इज फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 4, when the house property is let out at a monthly rent of 25,000 रुपए during the year and maintenance expenses by way of salary to the sweeper and watchman is 6,000 रुपए, the income from house property would be। तो भाई देखो ऐसा है 6,000 के जो अमाउंट है उसको तो आप लेस करोगे नहीं, तो 25,000 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपया 3 लाख आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड है नहीं तो जो NAV है वो भी 3 लाख आ जाएगा। 24A का 30% 3,3,9 तो 90,000 आ जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2,10,000 रुपये आ जाएगा। माई आंसर शुड बी क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 2,10,000 रुपये। इसके नीचे आपको टॉपिक दिया हुआ है द क्वेश्चंस विच यू शुड डू फॉर योर प्रैक्टिस। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बाकी की क्वेश्चंस करिए। और मैं अब चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस, नॉट ऑल, मैं सारे नहीं करना चाहता, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, टाइम भी शायद थोड़ा सा लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आप लोगों को हमारी तरफ से ये वाली किताब दी जा चुकी है जिसका नाम है प्रोडिजी किताब आप लोगों को दी जा चुकी है। ये जो प्रोडिजी किताब है इसके अंदर आपको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं। CA के, CMA के नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी के नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी और CMA वालों स्टूडेंट्स को हमने ये किताब नहीं दी है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ CA वालों को ये किताब हमने दी है और CA वाले स्टूडेंट्स को इस किताब में से क्वेश्चंस करने चाहिए। CMA वाले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वाली किताब अलग से परचेज कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए। कंपनी सेक्रेटरी वाले स्टूडेंट्स को अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपके MCQs मैंने कवर कर दिए हैं। और आपको एक बात बता देता हूं, जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं उन MCQs के अंदर कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम के क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है। चले तो अब जरा 1-2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, ओनली फॉर द सेक
कि आपको समझ आया कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी किए हैं। नवंबर 18 में 7 नंबर का एक क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिसेस दीक्षा खन्ना इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट भिवानी इन हरियाणा। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 7.5 लाख रुपए। द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 6,30,000 रुपए एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 7,20,000 रुपए। द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एट 75,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम अप्रैल 20 टू December 20। Thereafter, tenant vacated the property and Mrs. Diksha Khanna used the property for the self-occupation. The rent for the month of November and December, 2 महीने का रेंट है, नवंबर का और दिसंबर का, could not be occupied या realized from the tenant. The tenancy was bona fide, but defaulting tenant was in occupation of another property of the SSC. ये वाली लाइन देखिएगा। अब आपको याद करो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में मैंने आपको कहा था कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और उनमें से एक कंडीशन ये थी कि जो किराएदार है उस किराएदार के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर किराएदार के पास कोई और प्रॉपर्टी है तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वही वाला कंसेप्ट यहां पे आ गया, अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। She paid municipal taxes of 12% during the year and interest of 35,000 rupees during the year towards the borrowed capital for the repairs of the house property. You are required to compute the income from house property for the assessment year. 7 नंबर का क्वेश्चन था भाई, इसमें क्या था ऐसा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ, तो आपको ये जरूर करके जाना चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी प्रकार के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जरूर करिए। एक टॉपिक मेरे को अभी ध्यान आया कि जो शायद हमने क्लास में अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो मैं एक टॉपिक, आखिरी टॉपिक है, ये मैं आपको करवा देता हूं। इसको भी लिख लीजिएगा, समहाउ मैं मिस कर गया आपका ये टॉपिक। लिखिएगा हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री। हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। अगर प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से करेगा। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, मकान कहां पे है, विदेश में है, पॉइंट नंबर ए, एंड रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। रेंट का क्या हुआ, रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर रेंट रिसीव्ड इन इंडिया है तो इसका मतलब दिस इज एन इंडियन इनकम। इन सच केस हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया for ROR, for NOR, for NR, सबके लिए टैक्सेबल करेंगे आप। अगर रेंट रिसीव्ड इंडिया में है, पॉइंट बी, एंड रेंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर, रेंट रिसीव हुआ इंडिया से बाहर, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर, रेंट रिसीव हुआ इंडिया से बाहर, तो क्या होगा, इन सच केस हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल in India only for ROR। याद रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेंट रिसीव्ड अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, रेंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली फॉर ROR। सबके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल होगा। साथ में नोट लिखिएगा, municipal taxes paid outside India will be
allowed to be reduced, will be allowed to be reduced to calculate NAV. इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे को याद आता है किताब के अंदर तो गिवन है, किताब के अंदर भी गिवन है और मेरे ख्याल से उसके अलावा वहां पे भी गिवन है। एक मिनट मैं किताब का क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं कौन सा है। ओ यस, ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 316 है। बस ये लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, क्लास को वाइंड अप कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 316 है, पेज नंबर 312 है। किताब खोल लीजिए दोबारा से और इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। जल्दी जल्दी से इसे हम लोग वाइंड अप करते हैं। किताब खोल लेते हैं, किताब में पेज नंबर 312 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 312 ये रहा जी, किताब का पेज नंबर 312। कहाँ गया भाई पेज नंबर 312? ये रहा। और ये पेज नंबर 312 और पेज नंबर 312 पे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 316। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप आराम से इसे पढ़ सके। Mrs. Indu is a resident individual, owns a house in USA. She receives a rent at the rate of $2,000 per month. She paid municipal taxes at the rate of $1,500 during the year. She also owns a two-storied house at Mumbai. The ground floor is used for her residence and the first floor is let out at 41,000 rupees per month. Municipal taxes paid for the full house are 75,000 rupees. Mrs. Indu had constructed the house by taking a loan from the Nationalized Bank in June 2015. She repaid 94,000 rupees, including the interest of 74,000 rupees. The total value of $1 to be taken at 65 rupees. Compute the total income of the house property of Mrs. Indu for the year. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सीए के एग्जाम में आया था नवंबर 2008 में और इसकी वेटेज है 7 मार्क्स की। तो आइए जल्दी जल्दी से ये वाला कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिसेस इंदू इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and she receives rent of USA house in India, and thus it will be taxable in India. आपके मन में बात आई होगी कि क्या सर ये इनकम यूएसए में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर आपके मन में बात आएगा सर ये क्या बात हुई, यूएसए में भी टैक्सेबल, इंडिया में भी टैक्सेबल? ऐसा ही होता है मेरे बेटा। और इसी वजह से सेक्शन नंबर 90, 90A, 91 में डबल टैक्सेशन का ट्रीटमेंट गिवन है, जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। और रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में मैंने उसका डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन अभी मैं आगे चलूंगा, यहां से अभी आगे चलूंगा, यहां पे लिखूंगा यूएसए हाउस, यहां पे लिखूंगा बॉम्बे हाउस। और ध्यान देना जो बॉम्बे हाउस है वो बॉम्बे हाउस भी आधा लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो बॉम्बे हाउस है वो भी आधा लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये बन गया लेट आउट, ये बन गया लेट आउट, ये बन गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। GAV कैलकुलेट करते हैं। यूएसए हाउस जो है उसका रेंट आपको गिवन है $2,000, $2,000 12 महीने और 65 रुपए का $1। और जो यहां का बॉम्बे का है, बॉम्बे का आपको दिया हुआ है 41,000 रुपए पर मंथ, 41,000 पर मंथ। तो 41,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया $4,92,000 रुपीज। तो $2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, $24,000 मल्टीप्लाई बाय 65 रुपीज। तो इंडियन करेंसी के मुताबिक ये होगा 15,60,000।
सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 0। म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स का डाटा गिवन है। हाँ, यूएसए का भी गिवन है $1500, तो 1500 इंटू 65 करूंगा मैं, 1500 इंटू 65 करूंगा तो आ जाएगा 97,500। और जो बॉम्बे का लेट आउट है उस केस में क्या करेंगे, टोटल दिया हुआ है 75,000 का, आधा करूंगा तो आएगा 37,500। लेट आउट के केस में लेस होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लेस नहीं होगा। यहां पे NAV की कैलकुलेशन कीजिए, 15,60,000 माइनस 97,500, 14,62,500, 4,92,000 में से 37,500 लेस करेंगे तो 4,54,500 और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 0। सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में 30% का डिडक्शन है तो हर केस में मिलेगा। यहां पे आ जाएगा 136350, यहां पे आ जाएगा 0, 14,62,500 का 0.3 से मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला 438750। और 24B में इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट का कोई डाटा गिवन है? यूएसए वाले मकान का इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बॉम्बे वाले मकान का इंटरेस्ट गिवन है 74,000, तो 74,000 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 37,000, यहां पे भी आ जाएगा 37,000। जब आप इनको लेस कर देंगे तो यहां पे 37,000 का लॉस आ रहा है। 454500 माइनस 136350 माइनस 37,000, ये आता है 281150 पॉजिटिव। 14,62,500 का 30% लेस करने के बाद आता है 10,23,750। तो अगर मेरे को अपनी नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी हो तो क्या करेंगे, 281150 प्लस दैट माइनस 37,000, मेरा अमाउंट आ जाएगा 1267,900। दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। मेरे बेटा, यहां जाके हमारे चैप्टर कंप्लीट है। एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस एक कर पाया, बाकी नहीं कर पाया, माफी क्षमा। लेकिन आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खुद वो क्वेश्चंस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे मेरे साथ। जहां पे भी आपको डाउट हो वो मेरे से जरूर पूछेगा, हेजिटेट मत कीजिएगा। आपके पास मेरे दोनों नंबर हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव मी अ कॉल रिगार्डिंग द सेम। आपकी तरफ से फोन आता है मेरे को हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं उनको जवाब भी दे रहा हूं। जो डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ाई अच्छे से कीजिए, डाउट्स पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम, बाय बाय।